आदाब नाजरीन, IND टुडे शुरू कर रहा है शहर हैदराबाद की कामयाब शख्सियात की ज़िंदगी पर मुश्तमिल प्रोग्राम कामयाबी का सफ़र। आइए देखते हैं इस सिलसिले की कड़ी का ये एपिसोड। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको कांग्रेस के क़ायद और ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन सैयद निज़ामुद्दीन साहब से बात करेंगे और उनकी कामयाबी के बारे में जानते हैं। आपके ख़ानदान के पस मंज़र और आपके तालीमात के बारे में। मेरे वालिद साहब जो है हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करते थे, एक छोटे पोस्ट में रिटायर हुए हैं। और रही बात मेरा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, मैं जो है 3rd क्लास तक पढ़ा दयाला बंगला स्कूल में, और उसके बाद जो है मैं एजुकेशन रोकना पड़ा। रीज़न ये है कि हमारे वालिद साहब जो है बहुत ही काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से। अगर मैं ये सोचता कि मैं आगे पढ़ूं तो जो है मेरे बहना भाया नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए मैं डिसाइड करा कि जो है ना मैं नहीं पढ़ूंगा और मेरे बहना भाया पढ़ेंगे। मैंने जो है 12 साल की उम्र से काम करने के लिए निकल गया। मैं अमीरपेट चेक पोस्ट ऑटो चला रहा था। एक 3 साल तक मैं ऑटो चला, उसके बाद लारी ड्राइवर रहा, बॉम्बे हैदराबाद लारी चलाया, उसके बाद चेन्नई हैदराबाद चलाया। इस तरह से मैं कंटिन्यूसली जो है काम करने लगा और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहना भाया सब जो है अच्छे क्वालिफाइड है। मेरे हर बहन पोस्ट ग्रेजुएट है, मेरा हर भाई पोस्ट ग्रेजुएट है। आपकी तरह मैं 3rd क्लास तक पढ़ के जब रोक दिया था पढ़ाई, उसके बाद जो है ना मैं पहले बिज़नेस को सेटल करा, उसके बाद मेरे बहनों भाइयों की शादी हुई। सब होने के बाद मैं 2011 में काकतिया यूनिवर्सिटी से BA प्रोग्राम करा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वो 2017 में पूरा हुआ, क्योंकि वो 3 साल का कोर्स था लेकिन मेरे को पास करने के लिए 5 साल लगे। 2 साल में फेल होकर पास हुआ। उसके बाद 2017 में मैं उस्मान यूनिवर्सिटी में MA पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया और मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों भी मेरा कंप्लीट हुआ एग्जाम से। मैं रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहा हूँ, हो सकता है दिसंबर में रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो रिजल्ट्स आ जाएंगे तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो जाऊँगा। अभी कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं? अभी तक तो मैं मास पॉलिटिकल साइंस किया हूँ। अगर अल्लाह ताला मेरे को कामयाब करता है तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं लॉ करूँ, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह ताला लॉ में एडमिशन लूँगा। अभी आपका जो पॉलिटिकल का सफ़र रहा, आप ये कहाँ से शुरू करेंगे? देखिए, मैं 96 से 2001 तक मैं कांग्रेस पार्टी से मेरी शुरुआत हुई और 2001 तक जो है ना मैं हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA PGR साहब थे। PGR साहब के पीछे जो है ना जब भी PGR साहब आए तो उनके पीछे झंडा लेके भागना, उनके साथ ही रहना, ये काम हमारा शुरू से रहा। मगर मैं एक चीज़ सोचा कि सियासत के अंदर जो है ना बग़ैर पैसे के, बग़ैर अपन लाइफ में सेटल हुए के, अपन अगर अपने खिदमत करने का जज्बा है तो वो जो जज्बा हम जब भी पूरा कर सकते हैं जब हम फाइनेंशियली सेटल होके जब काम करना, वरना ये इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि मैं 96 से 2001 तक देखा, उसके बाद मैं 2001 में ये डिसाइड किया कि जो है ना मैं अभी पॉलिटिकली कोई काम नहीं करूँगा, पहले मैं मेरी लाइफ को सेटल करूँगा। तो मैं एज ए ड्राइवर जो है फिर मैं कैब ड्राइवर ऐसा स्टार्ट करा। हाईटेक सिटी में तकरीबन 4 साल तक गाड़ी चलाया। वहाँ चला के ये देखा कि किस तरह से रोस्टर बनता, किस तरह से जो है ना गाड़ियाँ चलती है, ट्रांसपोर्टेशन, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता, वहाँ सीखा। वहाँ सीखने के बाद 2005 में मैं अपना बिज़नेस का आगाज़ किया। निज़ाम कैब्स मेरा ट्रैवल्स है। वो बिज़नेस जो मैं स्टार्ट करा, मेरा इन्वेस्टमेंट 25 रुपये था। 25 रुपीज़ मेरा इन्वेस्टमेंट था। 5 रुपये का रेनॉल्ड्स पेन और 20 रुपये का रजिस्टर। इस तरह से मैंने अपने बिज़नेस की शुरुआत की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तक 75 मेरे ओन व्हीकल्स हैं। इसके अलावा मेरे पास कुछ अटैच व्हीकल्स हैं। तकरीबन 150 के आसपास मेरे पास पूरे गाड़ियाँ हैं जो मैं IT कंपनी के अंदर वो गाड़ियाँ चलाता हूँ। इसके साथ साथ मैं मेरे बिज़नेस को ग्रो करते हुए मैं ये सोचा कि अगर मैं वाकई खाली बिज़नेस ही करूँगा तो जो हमारी इंडस्ट्री को आने वाले चैलेंजेस है वो चैलेंजेस को कौन फोर्स करेगा। तो मेरे को एक मौका आया 2006 में। इंडिका को लाइफ टैक्स लगाए थे इन्हें, जब राजशेखर रेड्डी साहब की गवर्नमेंट थी कांग्रेस पार्टी में, तो वो टाइम में जो है इंडिका पे लाइफ टैक्स लगा। तो जो भी इंडिका के जो ओनर्स होते थे वो ओनर कम ड्राइवर होते थे, उनकी उतनी कैपेसिटी रहती थी कि वो जो है अगर कोई एक टाइम में अगर गवर्नमेंट उन पर 20,000 25,000 टैक्स लगाते तो 20-25 हज़ार टैक्स बनने की उनकी कैपेसिटी रहती थी, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है 2 इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट ड्यू रहते थे। वैसे हालात में वो लोग बहुत परेशान थे। तो मैं ऑलरेडी मेरे पास मैं जो साइबरपल में मेरी कंपनी थी, उस कंपनी के अंदर मैं तकरीबन 105 मेरी गाड़ियाँ थे इंडिकास। वो इंडिका को मैं अटैच व्हीकल्स को लेके फिर मेरे ओन व्हीकल्स को लेके मैं लगा के जब चलाता था तो काफ़ी चैलेंजेस जो है ना हमारे को सफ़र करना है। तो हम वो टाइम में क्या करा, मैं पूरों को बुला के बोला भाई एक अपना ट्रैवल का एक एसोसिएशन है, आप मेरे को 24 घंटे का टाइम दिए तो मैं उनसे बात करके एक आपके लिए एक रिप्रेजेंटेशन बना के अपन जो है डेफिनेटली गवर्नमेंट के साथ अप्रोच हो सकते हो।
तो मैं पूरे ट्रैवल इंडस्ट्री से बात करके बोला देखो आज एक ड्राइवर जो है ना, ओनर कम ड्राइवर परेशान है, अगर इनको हम सपोर्ट करेंगे तो ये इंडस्ट्री हमारे बच सकती। तो हम लोग जो है ना एक इसका रिप्रेजेंटेशन बनाया एसोसिएशन की तरफ से, जाके कमिश्नर साहब को, एक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को एक रिप्रेजेंटेशन दिए। देने के बाद फिर मैं एक पब्लिक मीटिंग करा। पब्लिक मीटिंग करके पूरे जितने कैब ओनर्स थे उन लोगों को बुला के सबको बात करके मीडिया को बात करके बोला कि हमारे पास, हमारे कोई भी ड्राइवर, ओनर कम ड्राइवर के पास 25,000 रुपये देने के लिए नहीं है। अगर आप बोलते कि जो है बनना कंपलसरी है तो हम ये गाड़ियाँ ले आके आरटी ऑफिस में रख देते हैं। तो इस तरह से हम जो है ना वो एक बात बोलने के बाद 2 दिन के बाद वो लोग बुला के बोले हम आपके ऊपर जो है जितना भी हम टैक्स लगाए थे, वो उस टाइम का 65 करोड़ का रेवेन्यू था गवर्नमेंट को आने का, वो लोग पूरा कंप्लीटली माफ़ कर दिए। और ये बोले कि अगर फर्दर जो है ना, अगर आपको टैक्स हमारे को लगाना है तो हम नई गाड़ी पर टैक्स लगाएंगे, आपकी मर्जी है, खरीदना है तो खरीदो, टैक्स के साथ मिलेगा। बोला हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पुराने गाड़ियों पे जो टैक्स है वो आप 100% माफ़ करना। वो माफ़ कर दिए। दैट वाज माय फर्स्ट अचीवमेंट। वो मेरे को प्लेटफॉर्म मिला। वो प्लेटफॉर्म को लेके मैं जो है पूरी इंडस्ट्री को एक जगह करके मैं इंडस्ट्री को हेड बन के चलाया। फर्स्ट मैं एसोसिएशन फॉर्म करते मैं जनरल सेक्रेटरी बना एसोसिएशन का। जो हमारे प्रेसिडेंट थे नंद किशोर सुल्तानिया बोल के, उनको प्रेसिडेंट बनाया, एक इंडस्ट्री के सीनियर मोस्ट आदमी है। उसके बाद उस तरह से सिलसिला चलता रहा। मैं मेरे बिजनेस में ग्रो होते गया। एट द सेम टाइम मैं जो है इंडस्ट्री के चैलेंजेस को फेस करते रहा। 2008 में वैल्यू एडेड टैक्स का नोटिस आया हमारे को। पूरे जितने आंध्र प्रदेश के अंदर जितने ट्रैवल्स ओनर्स थे उन तमाम लोगों को जो है 2005 का जो एक्ट था वैल्यू एडेड टैक्स का, वो एक्ट के तहत 2005 से 2008 तक जितना बिजनेस करे वो पूरे बिजनेस का 14.5% आप टैक्स बनना बोल के आया। तो हम बोले हम तो सर्विस इंडस्ट्री में हैं, हम तो सर्विस टैक्स के परव्यू में हैं, हम सर्विस टैक्स बन रहे हैं, हम कोई टैक्स इवेटर्स नहीं होते। हमारे को अब तक वैट तो सेल्स के लिए लगता, तो वो लोग हमारे को बुला के बोले वैट जो है आपको भी लगता। मैं बोला कैसा लगता? राइट टू यूज़ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ राइट की बेस पे आपको वैट लगता बोले। तो मैं बोला ठीक है, आप हम रेजोल्यूशन हमको दे दो, हम कंपनी को देंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, आपको पे करेंगे। उन्होंने बोले नहीं। उस टाइम के जो कमिश्नर थे रंजन आचार्य, कमर्शियल टैक्स कमिश्नर, उन्होंने बोले नथिंग डूइंग। कोई भी जो सामने बात करने आ रहा था उनको इमीडिएटली उन्होंने नोटिस दे के उनके बैंक अकाउंट को सीज कर दे रहे थे। तो उस तरह से जो है एआर ट्रैवल्स वालों का अकाउंट सीज हुआ। उनके अकाउंट से 40 लाख जो है ना गवर्नमेंट अकाउंट को ट्रांसफ़र हो गए। तो इमीडिएटली हम लोग पूरे टेंशन में आके हम लोग पूरे एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक मीटिंग करे, एक रिप्रेजेंटेशन उनको दिए। उसके बाद कमर्शियल टैक्स कमिश्नर को दिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दिए, उसके बाद कमर्शियल टैक्स मिनिस्टर को दिए। एक चीफ मिनिस्टर उस वक्त के डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब थे, उनको ले आके दिए। देने के बाद वो इशू जो है बिल्कुल जो का तू था। हम लोग जो है ना रेगुलर उसको परसीव कर रहे थे और हम नोटिस दिए थे कि अगरचे हमारे इशू को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो हम जो है स्ट्राइक पे जाएंगे। तो वो एक वक्त ऐसा आया कि हम जो नोटिस पीरियड ख़त्म होने के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुधीर थे, जो कि सुधीर कमीशन के जो चेयरमैन है, उन्होंने जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे रेवेन्यू के, उनसे जाके हम बोले तो नहीं गवर्नमेंट विल नॉट टेक एनी कोर्सिव एक्शन, और जो है राजशेखर रेड्डी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, आप टेंशन मत लियो। मैं बोला साहब आप एक तरफ से ये बात बोल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे अकाउंट सीज हो रहे हैं, हमारे प्रॉपर्टीज़ को सीज करते बोल रहे हैं। अगर हमारी पूरी प्रॉपर्टी बेचेंगे, हमारे पूरे गाड़ियाँ बेचेंगे, हमका टैक्स नहीं बन सकते, ऐसी हालत हमारी है, तो उसको आप क्या करेंगे? तो उन्होंने नहीं कुछ नहीं होता, तो हम लोग स्ट्राइक पे चले गए। 24 आवर्स का स्ट्राइक हुआ। 24 आवर्स का स्ट्राइक चल रहा था। तो उस दिन रात में हम लोग 3 बजे तक हाईटेक सिटी में पूरे इंडस्ट्री वाले पूरे मिलके बैठे हुए थे। मैं घर को जो है फ्रेश होने के लिए गया, टास्क फोर्स वाले आके मेरे को लेके चले गए। ले जाने के बाद आईजी उस वक्त के सीताराम आंजनेलू साहब थे, उन्होंने बुला के बोले आपका इशू क्या है बोलो। तो मैंने पूरा एक्सप्लेन करा साहब, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से टैक्स बराबर है, एक ट्रैवल वाले को 4 करोड़ 5 करोड़ की नोटिस है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लोग टैक्स कलेक्ट नहीं करें, हम सर्विस टैक्स में हैं। तो उन्होंने बोले ठीक है क्या करना है बोले। तो मैं बोले हम सीएम साहब से बात करता हूँ, बात करके इशू सीएम साहब तक पहुँचाता हूँ बोले। उसके बाद सीधा मेरे को राजशेखर रेड्डी साहब के पास लेके सुबह 5 बजे ले जाने के बाद राजशेखर रेड्डी साहब के पास जाने के बाद उन्होंने बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। बोले क्या हुआ बोलो बोले। तो साहब ऐसी की बात ऐसी, हम आपको भी रिप्रेजेंटेशन दिए, मिनिस्टर साहब को भी दिए, सबको देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने इमीडिएटली उसी वक्त कोनताला रामकृष्ण साहब को फ़ोन करे, एक रिंग के अंदर उनका फ़ोन उठाया और उन्होंने बोले इनको क्या है, इन लोगों का इशू बुला के क्लोज करो बोले। मेरे को पीए का नंबर दिया, 10:30 को मैं कॉल करा, वो लोग 7:30 का अपॉइंटमेंट दिए। जैसा अपॉइंटमेंट देते सीधा मैं जो है ना हमारी पूरे एसोसिएशन की पूरी टीम को ले लेके सेक्रेटरीट गए। सेक्रेटरी में जाने के बाद मिनिस्टर कोनताला रामकृष्ण साहब बोले हम आपको वेलकम कर रहे हैं, जितना आपका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में टैक्स है हम पूरा माफ़ कर रहे हैं। वो उस वक्त का 350 करोड़ का रेवेन्यू था,
पूरा टैक्स माफ़ कर रहे हैं। अब आपको जब हम फर्दर टैक्स कलेक्ट करना है तो हम जो है एक कमेटी डालेंगे जिसमें सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट, वैट डिपार्टमेंट और जो है ट्रैवल एसोसिएशन, विजिलेंस डिपार्टमेंट, ये कमेटी होगी। उसके बाद फर्दर होगा। तो ये जो मेरे लिए जो प्लेटफॉर्म था, ये प्लेटफॉर्म मेरे को राजशेखर रेड्डी साहब तक ले गया। तो वहाँ पे राजशेखर रेड्डी साहब बुला के फिर मेरे को खंडवा डाले, बोले तुम काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो उस वक्त से जो है मैं पॉलिटिकली बहुत हिम्मत के साथ काम करा। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि उस वक्त जो है हमारे लीडर राजशेखर रेड्डी साहब का देहांत हो गया। तो उसके बाद फिर काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा मेरे को। आप तो जानते हैं कि जो है एक बार एक किसी लीडर को फॉलो कर रहे हैं, अगर वो लीडर जो है ना अगर हमसे हट जाता है तो काफ़ी चैलेंजेस फेस करना पड़ता। उसके बाद 2016 में मेरे को एक ऐसा मौका आया, GHMC इलेक्शंस थे। तो ओल्ड सिटी में जब हम MIM के साथ अगेंस्ट कैंपेन कर रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी जब अगेंस्ट जाने के लिए बात करें तो हमारे को ओल्ड सिटी के लिए कैंपेन करने के लिए बोले। तो मैं अब ओल्ड सिटी का जो कैंपेन किया वो मेरा प्लेटफॉर्म था, जिसमें मैं अब मेरी अपनी काबिलियत को बताने का मेरे को मौका मिला। उसके बाद फिर मेरे को बुला के GHMC इलेक्शंस के बाद हो सकता है हम कामयाब नहीं हुए, मगर जो हम काम करना था हम हमारे तरफ से दिल लगा के पूरा काम करें। हमारी पार्टी हमको रिकग्नाइज करके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ। निज़ाम साहब, आप ट्रांसपोर्ट फील्ड के अंदर काफ़ी झंडे गाड़ रहे थे और काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की आपने। और मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोर्ट फील्ड के लिए एक तारीख़ी वाक़या थे ये, जो एक मदद भी मिली और काफ़ी लोग कामयाबी हासिल करे। तो आप पॉलिटिकल फील्ड क्यों चुने और आपको कौन सी चीज़ या कौन सा शख्स इंस्पायर करा कि आप एक पॉलिटिकल फील्ड में आए और कौम की खिदमत करें? मेरे लिए सबसे बड़ा आइडियल मेरे फादर है, मेरे वालिद साहब मेरे आइडियल है। उन्होंने जिस तरह से जो ज़िंदगी गुजारते थे, उनकी पूरी ज़िंदगी जो मैं देखा बचपन से लेके उनके वफात तक, वो ज़िंदगी मेरे को जो है सिखाती थी कि जो है एक ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनना, एक बड़ा आदमी बनना, मगर जब बड़े आदमी बन जाते तो नीचे के लोगों को अच्छी तरीके से देखना। मेरा तो पॉलिटिकली आने का जो मकसद है, मैं 96 से जो है ना, मैं हमारे गली में जो छोटे छोटे इश्यूज़ रहते थे वो इश्यूज़ को लेके जो है ना PGR साहब तक ले जाना, वो बचपन से मेरी वो ख्वाहिश थी कि मैं एक जज्बा था मेरे पास कि मैं एक मैनकाइंड सोसाइटी के लिए काम करूं। तो वो जो जज्बा मेरे को जो है, पहले मैं वही बताया आपको कि 96 से 2001 तक जो है मेरा जो पीरियड था पॉलिटिकली, वो सिर्फ झंडा पकड़ के फिरने का पीरियड था। मैं फाइनेंशियली पहले साउंड होना चाह रहा था। उसके बाद दोबारा मेरे को मौका मिला तो मैं काम करा और मैं जो है अपनी काबिलियत को भी बताया, आवाम के इश्यूज़ को लेके भी मैं काम किया। और आगे भी जो है, यानी अभी हम तो कांग्रेस पार्टी जो है अभी अपोजिशन में है। अब जो है हालात हर एक के हर 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी आती है, हमारे साथ भी आई, हम भी 10 साल हुकूमत में थे। तो वो जो है अब ये हालात के अंदर हम जो है जो भी गवर्नमेंट के फेलियर्स है उस फेलियर्स को हम एक्सपोज कर रहे हैं। और जो मेरा एक शुरू से एक रहा कि जब कभी भी मैं मीडिया के सामने बात करता हूँ तो कंप्लीट होमवर्क करके बात करता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ उसके ऊपर, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। मैं वेग कभी बात नहीं करा आज तक, मेरे पॉलिटिकल हिस्ट्री में मैं कभी भी वेग बात कहीं नहीं करा। कोई कुछ बोल दिया तो उनका जवाब देना इमीडिएटली आके, मैं वैसा काम नहीं। पर्टिकुलर कभी एजुकेशन के ऊपर लिया तो वो एजुकेशन के ऊपर ही बात करा। मैं RTC के इश्यूज़ पे बात करा तो सिर्फ RTC पे बात करा, और जो है कभी इरिगेशन पे बात करा तो इरिगेशन पे बात करा। मैं कोई भी काम करो, मैं जो है उसको कंप्लीट रिसर्च करके, होमवर्क करके उसके ऊपर बात करता हूँ। किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? पॉलिटिकल फील्ड में आप एज अ स्पोक्स पर्सन बनाए गए हैं, तो किन किन चीज़ों के और सब्जेक्ट्स के ऊपर जब बात करने आपको सुना जाता है कि आपको कई सब्जेक्ट्स पे बात करने की भी इजाज़त नहीं दी जाती है, तो ऐसा क्यों? देखिए, अब मैं कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो ज़्यादा मैं आपके सामने मीडिया के सामने खुल के नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, हर एक लीडर्स को जो है ना, जो भी लीडर बनता, कांग्रेस पार्टी की स्पेशलिटी है। अगर आप कोई दूसरे पार्टी का लीडर अगर ले ले तो वो सीधा जो है पब्लिक में जाता और पब्लिक के लिए काम करते हुए, पब्लिक में वो करते हुए उन्हें सीख के आता। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है ना, पहले पार्टी के अंदर रह के हम पार्टी में हमारे को एक दूसरे से जो है चैलेंजेस को फेस करके हम खुद लीडर बन जाते हैं। वहाँ लीडर बन के हम जो है फिर वहाँ से हम यहाँ भी लीडर बनते, जाके पब्लिक में भी जाते, पब्लिक में भी जो है ना इश्यूज़ को फेस करते, वहाँ भी इसके चैलेंजेस को काम करते। उस तरह से हम अपने आप को जो है मेहनत करते हुए, कोशिश करते हुए, कांग्रेस का लीडर आप देखेंगे, जो भी कांग्रेस का लीडर होता, जब एक स्टेज पे जब उन्हें आता तो उन्हें कंप्लीट प्रोफेशनल बन के आता। वो कांग्रेस पार्टी की स्पेशलिटी है।
आप एक माइनॉरिटीज़ के लीडर हैं, तो अक्सर पाया जाता है कि जैसा कि मशहूर माइनॉरिटीज़ के लीडर हैं अपने ग़ुलाम नबी आज़ाद, शब्बीर अली, अवीसी ब्रदर्स, तो आप एक लीडर उभर के आए हैं, एक स्टेज तक आए हैं, तो आप माइनॉरिटीज़ के अंदर सेकंड ग्रेड लीडरशिप डेवलपमेंट करने के लिए कुछ करेंगे? देखिए, मैं तो आपके इस IND टुडे न्यूज़ चैनल के ज़रिए से एक बात बोलना चाह रहा हूँ। जितने भी जो भी नौजवान हैं, जैसा कि हमारे राहुल गांधी जी बोल रहे कि जो है नौजवान जो है ना बढ़ के आके पार्टिसिपेट करो, क्योंकि नौजवान का जो सोचने का जो वसी अंदाज रहता है, जो ज़्यादा सोचता है, एग्रेसिवनेस रहता है, एकदम एक्टिव रहते हैं। तो मैं आपके इस मीडिया के ज़रिए मैं तमाम हमारे जो भी नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि जो है आप लोग पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना। इसलिए कि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आज देख रहे हैं आप हालत क्या हो रही है, आप चाहे हमारे तेलंगाना की ले लो, चाहे हमारे इंडिया की हो, आपका कंट्रीब्यूशन रहना, आप जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, आप जो है जितनी जिम्मेदारी अपनी ज़िंदगी बनाने में लगा रहे, अगर उस तरह से आप एक जिम्मेदारी आप भी उठा के अगर आप देश को बनाने के लिए अगर आप आगे बढ़ के निकले, तो मैं नहीं समझता कि जो है जो सेकंड लेवल की लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन्होंने भी जो है ना यूथ कांग्रेस से होते हुए आज ये स्टेज को आए, हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब है, उन्होंने भी यूथ कांग्रेस से उठ के आए सो है। जो भी आप बड़े लीडर्स को आप देखेंगे तो वो पूरे ग्रास रूट लेवल से आए सो है। ग्रास रूट लेवल से जो भी लीडर आया वो लीडर बहुत बड़े लेवल तक गया। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे नौजवान जो पढ़े लिखे तबका है वो डेफिनेटली जो है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, अपने अपने एरिया के हिसाब से जो भी पार्टी का हो, वो पार्टिसिपेट करना और इश्यूज अगर जहाँ गलती है वहाँ पे इमीडिएट ठहरना, उसके लिए फाइट करना, ताकि जब तक, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट इस बात की इजाज़त देता कि जो है हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू फ्रीडम हो, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है। हमारे फंडामेंटल राइट्स को हम इस्तेमाल करते हुए हम इस देश को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए आगे बढ़ के आना और नौजवान खास करके पार्टिसिपेट करना, जब भी देश का भला हो सकता है। मुमन तौर के ऊपर जो है पॉलिटिकल एक आदमी बात जो है उसके अंदर कोई अपने आप को पॉलिटिकल गुरु रहना ज़रूरी है, तो आप किसको अपना जो है पॉलिटिकल गुरु मानते हैं और आपकी इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? देखिए, बचपन में तो जब हम बचपन से PGR साहब कुछ देखे, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी खैरताबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तो PGR साहब काम करने का अंदाज़ हमारे को बहुत अच्छा दिखा। वो जब भी जो है ना पब्लिक में रहते थे, उनको देखते थे हम, कोई भी इशू है, ड्रेनेज का इशू, आप ड्रेनेज बहरी बोले तो इमीडिएट ठहरना, उठा के फ़ोन करना, उनसे हम वो सब चीज़ें देखते हुए हमारे को इंस्पिरेशन आया। वो इंस्पिरेशन से हम जब आगे निकल के आए तो हमारे को राजशेखर रेड्डी साहब, उनका काम करने का अंदाज़ है, यानी एक पिछले हमारी जब से हम होश में आए, राजशेखर रेड्डी साहब के साथ खुल के काम करने का अंदाज़, यानी मतलब किसी घर के अंदर कोई बीमार है तो आरोग्यश्री से उनको मदद देना, हर घर का, आंध्र प्रदेश का हर वो शख्स के घर में एक उनके घर के जो सीनियर फ़र्द है उनको कंपलसरी उससे बेनिफिट मिला। और जो है माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोल के, माइनॉरिटी इंजीनियर्स कॉलेज अगर वो चलना तो लोगों के पास फीस बन के पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, उनको फीस रियम्बर्समेंट के ज़रिए, रिजर्वेशन के जरिए उनको मौका देना। 2004 से पहले अगर किसी बच्चे पे अगर खांदे पे हाथ रख के पूछे, बोले आप कहाँ तक पढ़े, बोलते मैं 10th डिसकंटिन्यू हूँ, इंटरमीडिएट डिसकंटिन्यू बोलते थे। लेकिन जब से राजशेखर रेड्डी साहब हुकूमत में आए तो 4% रिजर्वेशन दिए, उसके बाद फीस रियम्बर्समेंट जो है ना सपोर्ट करके जो है कॉलेजेस को चलाए और जो है स्कॉलरशिप दिए। इस तरह से जो प्रमोशनल था एजुकेशन, एक हमारा फंडामेंटल राइट है, एक हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी उन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी करे। तो इस तरह से जो है वो आगे बढ़ के हम निकलते आए। मेरा यही इंस्पिरेशन है, एक हमारे PGR साहब, दूसरे हमारे राजशेखर रेड्डी साहब। उसके बाद अगर ज़िंदगी में सही गुजारना है, ईमानदारी से गुजारना है, तो मैं मेरा वालिद साहब जो है सैयद अब्दुल सुभान साहब, वो मेरे इंस्पिरेशन है। उनकी हर वक्त उनकी जो भी गाइडलाइंस थी, मैं मेरी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक उनकी गाइडलाइंस को मैं फॉलो करूँ। आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या है, अभी आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, मैं तो एक सक्सेसफुल बिजनेस बनने की मेरी ख्वाहिश थी, एक बड़ा आदमी बनना, लाइफ में वेल सेटल होना। मेरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरे बहनों के शादियां हैं वो पूरे हो गए, मेरे भाइयों को सेटल करना था, मैं कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी जो है निज़ाम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में अभी मेरा सेटल हो गया। एक मेरा निज़ाम कैप्स है, दूसरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हूँ मैं, ब्लू ईगल जीन्स कंपनी बोल के मेरे टेक्सटाइल के शोरूम्स है। इस तरह से मैं मेडिकल हेल्थ केयर, मेरा एक डायग्नोस्टिक सेंटर भी है, एक क्लिनिक भी है मेरा। तो इस तरह से मैं अभी वो करते हुए अभी थोड़ा सा रियल एस्टेट की तरफ भी मैं फार्म हाउसेस कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैं आगे निकल गया अभी। तो मेरा मकसद ये है कि ज़िंदगी में एक अच्छा आदमी बनना, जिससे हम जो है ना आवाम की खिदमत, सही मानों में जो खिदमत है वो खिदमत कर सके। पॉलिटिकली जो मेरे को जो अचीवमेंट होना था, वो मैं मेरी मेहनत करते हुए, मेरी काबिलियत तो मैं बता दिया, और
जब अपोजिशन में है तो हम जो है बराबर आवाम के लिए जो गवर्नमेंट के फेलियर्स है उसको बताते हुए, उसको एक्सपोज करते हुए आवाम के लिए काम करेंगे। अगर अल्लाह ताला हमारे को पावर आने के बाद हमको कुछ मौका देगा तो हम जितना काम अब कर रहे हैं उससे ज़्यादा काम जो है ना हम, क्योंकि हमारे हाथ में जब पावर रहता हम खुल के काम करेंगे। हमारे वाले साहब एक चीज़ बोले कि जो है पावर इज़ ऑलवेज टेम्पररी। पावर जो है वो टेम्पररी है, वो टेम्पररी पीरियड तक ही रहता। उसके अंदर आप ये काम करना कि जब आप पावर में रहते तो रिलेशनशिप बनाना, अब पावर से जब हटे तो वो रिलेशनशिप आपको काम आती, और पावर में आने के बाद आपको तकब्बुर कभी नहीं आना, क्योंकि आपका ये पावर जो है ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है। जब आप उतर जाएंगे तो लोग आपके साथ में रहेंगे। लोग आप उतरने के बाद भी सीट से आपको साथ में रहना बोले तो आप जो है सही मानों में तकब्बुर नहीं, जिस हालत में आप जब आपके पास कुछ नहीं है तो ऐसे है, आने के बाद भी आप वैसे रहना। ये हमारे वालिद साहब की तरबियत है। ठीक है साहब, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।